गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखिए हमारा पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्या है कि अभी हाल में किसे सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। तो आंसर होगा रामदरश मिश्रा को। तो सरस्वती सम्मान 2021 मिलेगा, आपको याद रखना है, प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरश मिश्रा को। और ये सम्मान उन्हें उनकी कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया जाएगा। क्या याद रखना है? सरस्वती सम्मान 2021 किसे? रामदरश मिश्रा को, उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और ये सम्मान देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन। इसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। अच्छा, अगर पूछा जाए इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे और कब मिला था? 1991 में मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को, और अब 2021 का मिल रहा है रामदरश मिश्रा को। और ये कौन से नंबर का है? 31वां है, ये भी ध्यान रखना। पिछला जो 30वां मिला था वो किसको मिला था? शरण कुमार लिम्बाले को। कई बार पढ़ा है हम लोगों ने, उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए मिला था उनको। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि 31वां जेडी बिरला पुरस्कार किसे मिला, तो आंसर होगा नारायण प्रधान को। और 56वां 56 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था नीलमणि फूकन को, और 57वां मिला था दामोदर माउजो को। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो पढ़ते होंगे जहां पे हम डेली 10 इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चंस को कवर करते हैं, तो वहां पे ये प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अच्छे से अब आपको याद भी हो गया होगा। तो बताओ फिर। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि 30वां व्यास सम्मान किसे मिला था? शरद पगारे को मिला था पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। और 30वां बिहारी पुरस्कार मिला था मोहन कृष्ण बोहरा को तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। ये भी ध्यान रख लो। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अप्रैल को। आपको बताया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे हम हर साल 7 अप्रैल को मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या है? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस ये हमने कब मनाया था? पिछले महीने मार्च में ही मनाया था, लेकिन कब मनाया था ये आपको बताना है। आप बताओ, जब तक हम अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया, 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस था, 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया, 5 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया था, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। और अभी मैंने आपसे पूछा था वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया था? तो 20 मार्च को मनाया था, ध्यान रखना वो भी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में सर्बिया के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर वुसिक। तो अलेक्जेंडर वुसिक, अभी इनको सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुन लिया गया है। मतलब पहले भी ये राष्ट्रपति थे, अभी फिर से चुनाव हुए और अभी फिर से ये राष्ट्रपति बन गए। सर्बिया के बारे में जानते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, हंगरी के अभी प्रधानमंत्री कौन बने? विक्टर ओरबाल। और हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी अभी कैटलिन नोवाक। माल्टा देश के प्रधानमंत्री बने रॉबर्ट अबेला। और बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री कौन बनी? मिया मोटली। और बारबाडोस के पहले प्रेसिडेंट बनी कौन? डेमसेंड्रा मैसन। अब बात सर्बिया की थी, तो ये रहा मैप में सर्बिया। कैपिटल बेलग्रेड हो गई है, करेंसी हो गई है सर्बियाई दिनार, और राष्ट्रपति हमने कहा कौन? अलेक्जेंडर वुसिक। याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में द मैवरिक इफेक्ट नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा हरीश मेहता ने। तो ये द मैवरिक इफेक्ट नाम की पुस्तक अनकही कहानी बताती है कि कैसे 1970 और 80s के दशक में एक बैंड ऑफ ड्रीमर ने नेस्कॉम बनाने और भारत में आईटी क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हाथ मिलाया था। मतलब ये बुक नेस्कॉम की एक निश्चित और आधिकारिक जीवनी है, जिसको लिखा है हरीश मेहता ने। बाकी रत्नाकर शेट्टी ये बीसीसीआई के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे। अभी इनकी आत्मकथा आई थी, किस नाम से? ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। और सागरिका घोष ने अटल बिहारी जी के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम ही क्या रखा है? अटल बिहारी वाजपेयी। और अभिनव चंद्रचूड़, इन्होंने
सोली सोराबजी, जो कि पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, उनके ऊपर एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। और वैसे वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है? 15वें नंबर के हैं के वेणुगोपाल, और सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कहां पर देश के सबसे ऊंचे मेडिकल टावर की नींव रखी गई है? तो आंसर होगा जयपुर में। तो देश के सबसे ऊंचे मेडिकल टावर की नींव अभी राजस्थान की कैपिटल जयपुर में रखी है। किसने? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। जयपुर में भी कहां पे? जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में। ये एक्चुअली में 24 मंजिला टावर है। इसमें 1200 बेड आपको मिलेंगे, 20 ऑपरेशन थिएटर होंगे, और ऊपर ही ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर ही ऊपर हेलीपैड भी होगा। किसके लिए? एयर एम्बुलेंस के लिए। इस टावर की अगर ऊंचाई की बात करेंगे 116 मीटर है, जो कि 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके वास्तुकार कौन है? अनूप बरतरिया। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी कहां पर है, तो आप क्या कहोगे? हैदराबाद में है। किसकी है? संत रामानुजाचार्य की है। ऊंचाई है 216 फीट। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आप जानते ही हो, सरदार पटेल जी की स्टेच्यू है। कहां पर है? केवड़िया गुजरात में है। ऊंचाई है 182 मीटर। और स्टेच्यू ऑफ पीस ये पाली राजस्थान में है। आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी की है, 151 मीटर ऊंची है। और देश का पहला और सबसे ऊंचा स्मोक टावर ये लगाया गया था कनॉट प्लेस दिल्ली में, जबकि देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर आपका लगा है चंडीगढ़ में। लेकिन यहाँ तो बात राजस्थान की हो रही है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। इसकी कैपिटल क्या है? जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, और जयपुर को अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया, और जयपुर में ही बनेगा विश्व का तीसरा और देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। इनकी बुक है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। और आपको याद होगा, भारत और ओमान के बीच में इस साल जो एक एक्सरसाइज हुआ था ईस्टर्न ब्रिज, वो राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। और भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र ये शुरू हुआ है जयपुर में ही। राजस्थान की सोजत मेहंदी को भी जीआई टैग भी मिला था। और सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। योजना का नाम है चिरंजीवी योजना। उसके अलावा राजस्थान को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और बताओ किसे लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 मिला था? श्याम सुंदर जानी को, ये राजस्थान से ही है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांकला को, ये भी राजस्थान से ही है, राजस्थान के जोधपुर से। आपको याद होगा, अब टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं राजस्थान में। अभी चौथे नंबर का बना था, और भारत का 52वें नंबर का बना था राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो आपको मिलेगा बूंदी में। तो टोटल 4 कौन कौन से हैं? सरिस्का, रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स और ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। उसके अलावा जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य भी यही है। राजस्थान में आपको कितनी रामसर साइट्स मिलेंगी? 2 मिलेंगी, एक सांबर लेक और एक केवलादेव नेशनल पार्क। राजस्थान का राजकीय पशु 2 हैं, चिंकारा और ऊंट। पक्षी है गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और पुष्प है रोहिड़ा का, और वृक्ष है खेजड़ी का। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच में संयुक्त विशेष बल अभ्यास का भी नवा संस्करण ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ था बकलो, हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखना, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ संयुक्त विशेष बल अभ्यास, ये इसका नवा संस्करण था। ये कब से कब तक हुआ था? 25 मार्च को शुरू हुआ था, जो कि 6 अप्रैल तक चला। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। अच्छा, वैसे आपको याद होगा, किर्गिस्तान के साथ एक और एक्सरसाइज करते हैं हम, खंजर नाम की एक्सरसाइज। उसके अलावा मैं आपको रिवीजन करवा दूं, 2022 में जो जो एक्सरसाइजेज हमने करी हैं, एक तो हमने श्रीलंका के साथ करी है स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। कहाँ पे? विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में। अभी फ्रांस के साथ भी हमने वरुण एक्सरसाइज की है अरब सागर में। हमने सेशेल्स के साथ में एक्सरसाइज की है जिसका नाम है लिमितिये। कहाँ पे? सेशेल्स में ही। हमने उज्बेकिस्तान के साथ में डस्टलिक नाम की एक्सरसाइज की है। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में ही। उसके अलावा मैंने अभी आपको बताया ही था, ओमान के साथ में अभी हमने ईस्टर्न ब्रिज नाम की एक्सरसाइज की थी राजस्थान के जोधपुर में। हमने जापान के साथ में धर्मा गार्जियन नाम की एक्सरसाइज की है कर्नाटक के बेलगाम में। और हमने रशिया के साथ में पैसिक्स नाम की एक्सरसाइज की है अरब सागर में। इस साल नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रुसेल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इसने भी 2 एक्सरसाइज की है अभी तक। एक की है नेपच्यून स्ट्राइक। कहाँ पे? भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में।
और एक की है कोल्ड रेस्पॉन्स, ये नॉर्वे में इसने की है। तो ये 2022 में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है जो न्यूज़ में थी, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में एक नया अंग खोजा है, इस अंग का नाम क्या है? तो आंसर होगा रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। तो अभी वैज्ञानिकों ने मनुष्य के शरीर में एक नया अंग खोजा है जिसका नाम रखा है रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। एक तो ये याद रखना। और पूछे कि कहाँ पर खोजा है, तो फेफड़ों में, लंग्स में। तो लंग्स का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें बहुत सारी नलिकाएं होती हैं और जो लास्ट वाली जो कूपिका उसे कहते हैं एल्वुली, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की यूनिट इकाई भी कहा जाता है। वहीं पे ये नया अंग मिला है और इसका काम क्या होता है? अगर ये एल्वुली डैमेज हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसे ठीक करने का ये काम करता है रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी, इसका नाम रखा है। और ये जो है रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी, शॉर्ट में RAS बोल दीजिए इन्हें। तो ये स्टेम सेल की तरह ही होते हैं और इन्हें ब्लैंक कैनवास सेल यानी कि कोशिकाएं कहा गया है, ये भी याद रखना। अच्छा, वैसे पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? अमेजन वर्षा वनों को कहा जाता है और यहीं पे दुनिया की सर्वाधिक जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी मिलती है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी DCB बैंक के MD CEO किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मुरली M नटराजन को। तो अभी RBI ने DCB बैंक के MD CEO मुरली M नटराजन को 2 साल के लिए फिर से रीअपॉइंट कर दिया, पुनः नियुक्त कर दिया है। DCB बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। स्थापना होती है 1930 में। इसकी टैगलाइन होती है वी वैल्यू यू। बाकी पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO बने थे अभी अतुल कुमार गोयल। यूको बैंक के बने थे सोम शंकर प्रसाद और कर्नाटक बैंक के बने प्रदीप कुमार पांजा। अच्छा, एक और मुझे बताओ आप, अभी जम्मू कश्मीर बैंक के MD CEO कौन बने थे? तो याद रखना बलदेव प्रकाश बने थे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नीदरलैंड में पीले ट्यूलिप फूलों की एक प्रजाति का नाम क्या रखा है? तो आंसर होगा मैत्री। एक्चुअली में अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 2 देशों की यात्रा पर थे, एक तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड। तो पहले वो तुर्कमेनिस्तान गए, फिर वो वहाँ के नए प्रेसिडेंट जो सरदार बर्दी मुहामेदोव हैं उनसे उन्होंने बातचीत की और इस तरह से तुर्कमेनिस्तान की आज़ादी के बाद वहाँ यात्रा करने वाले वे पहले भारतीय राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद वो नीदरलैंड गए और आपको बता दूं कि 2022 में भारत नीदरलैंड के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्ष पूरे हो रहे हैं। वहाँ उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े फूलों के बगीचों में से एक, जिसको कहते हैं केउकेनहॉफ, उसका दौरा किया और वहाँ पे एक नई पीली ट्यूलिप फूलों की प्रजाति का नाम मैत्री रखा। अब मैत्री नाम सुनते ही आपको कुछ याद आ रहा होगा कि यार ये तो पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। कहाँ पढ़ा था? देखो, एक तो है मैत्री एक्सरसाइज जो भारत और थाईलैंड के बीच में होती है, एक है मैनामती मैत्री अभ्यास जो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था। चलो पहले मैं आपसे पूछूंगा, आप बताओ किस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो आंसर होगा 2022 को। और अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ पे खोला गया? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। श्रीनगर में ही ट्यूलिप फेस्टिवल भी मनाया गया था, आपको याद होगा। याद रखना ये सब। पढ़ते आगे। फिर बताइए, वर्ष 2021 के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक निर्यात किसका रहा? तो आंसर होगा चावल का। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि 2021-22 में भारत का जो निर्यात है 400 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का है। एक्चुअल में कितने का है? 418 बिलियन डॉलर का। और इसमें से कृषि का जो निर्यात है वो कितना है? 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का रहा। और याद रखना, इन दोनों में इतना जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, ये पहली बार हुआ है। अगर परसेंटेज वाइज पूछा जाए कि एग्रीकल्चर में निर्यात में कितनी वृद्धि देखी गई तो 19.92% देखी गई है। और इसमें भी अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा निर्यात किस चीज़ का हुआ तो चावल का हुआ है, दूसरे नंबर पे चीनी का। और अगर पूछे कि गेहूं में कितना परसेंटेज की ग्रोथ हुई है तो आंसर होगा 273%। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इसी से रिलेटेड है। अभी सब्जियों के उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पे रहा था? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में चर्चा में रही अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध किससे है? सेना से है। तो भारतीय सेना में शामिल होने या यूं कहें कि प्रवेश की नई योजना है ये अग्निपथ प्रवेश योजना। अच्छा, इसमें होगा क्या? तो पहली चीज तो ये याद रखना, 3 सालों के लिए ये है,
मतलब 3 साल के लिए सेना में प्रवेश मिलेगा आपको। 3 साल के बाद प्राइवेट कंपनियां अपने यहाँ पे आपको सिविल ड्यूटी पर रख लेंगे और इसमें जो भी शामिल होंगे उन सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा, ये भी याद रखना। ये है अग्निपथ प्रवेश योजना। अच्छा, कल हम लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा था कि हमारे जो आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे अभी अप्रैल के लास्ट में रिटायर्ड हो रहे हैं, उनकी जगह नए आर्मी चीफ कौन बनेंगे। साथ में बताओ आर्मी डे कब मनाते हैं, हमारे नेवल चीफ कौन है और हमारे आर्मी चीफ कौन है। ये 3 प्रश्न पूछे मैंने, तीनों के जवाब दो, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनियर्स 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो आंसर होगा एलन मस्क। तो टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक हैं एलन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी संपत्ति बताई गई 219 अरब डॉलर। सेकंड पे अमेजन के जेफ बेजोस हैं और टॉप 10 में एकमात्र भारतीय हैं मुकेश अंबानी, 10वें स्थान पर हैं। 11वें पे हैं गौतम अडानी। एलन मस्क से आपको याद आएगा टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर भी इनको चुना गया था। और जो इनकी कंपनी है स्पेस एक्स, उसका एक रॉकेट है फॉल्कन 9, जिसके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इसने एक साथ 143 सैटेलाइट्स को छोड़ा था। और इससे पहले हमने पढ़ा था हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 आई थी, उसमें भी टॉप पे रहे थे एलन मस्क। और उसमें बताया था सेल्फ मेड अरबपतियों के मामले में पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पे यूएस है और तीसरे पे है भारत। तो बात करते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले से स्कूल चलो अभियान को शुरू किया। तो आंसर होगा श्रावस्ती। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे तैयार कर रहा हूं। उस ऑडियो को आप जरूर सुना करें। एक्चुअली में ऑडियो सुनने से होता क्या है, आप जो एक करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे हैं, तो उस ऑडियो को सुनने से इसका प्रॉपर रिवीजन हो जाता है, वो भी बिल्कुल कम समय में। तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जब देखेंगे तो ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया गया होगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो खबरी एप्लीकेशन पर आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, वहां पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, जिस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। अब वहां पे डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपकी वीकली वाली और जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं उसकी रिवीजन ऑडियोज भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि जिनको भी बिल्कुल कम समय में इन सभी चीजों का रिवीजन करना है। जैसे कि क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आप छत पे घूम रहे हो, पार्क वगैरह में घूम रहे हो, या पढ़ाई का मन नहीं है, तो उस ऑडियो को चला के बैठ जाइए, ईयरफोन लगाइए, ऑडियो को चलने दीजिए। जैसे गाने सुनते हो ना, उसी तरह से गाने सुनने से तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ऑडियो सुनते रहिए, आपका रिवीजन होता रहेगा। वो क्वेश्चन बार बार आपके मेरी वॉइस की फॉर्म में आपके कानों में पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं तो आपको 1 या 2% ही सही, लेकिन बेनिफिट तो आपको जरूर मिलेगा। कुछ कामकाजी महिलाएं हो गई, वर्किंग वुमेन हो गई, जो पढ़ाई भी कर रही हैं, तो अपना काम करते जाइए, ऑडियो को चला के रख दीजिए। तो कुछ न से तो कुछ बेनिफिट अगर आपको मिले, और वो भी आपकी पढ़ाई के अंदर, तो मेरे ख्याल से वो बुरा नहीं है। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।